अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कहा जाता है कि पिछली सदी फिज़िक्स की तरक्की की सदी थी। फिज़िक्स ने तकरीबन सारे मेजर सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बायोसाइंसेज़ इनको निगल लिया। अगर मैं ये बहुत ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसने ओवरशैडो कर दिया। लेकिन क्या ये सदी भी फिज़िक्स की सदी होगी? मैं आपको एक ऐसे दौर की तरफ लेकर जाने लगा हूँ जो कि बायोसाइंसेज़ और केमिस्ट्री में एक रेवोल्यूशन से कम नहीं है। इस सीरीज़ में बहुत सी वीडियोस बनाऊंगा जो कि बताएंगी कि बायोसाइंसेस कैसे चेंज होने जा रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोसाइंसेस में हमारी कैसे मदद करने जा रहे हैं। तो मैं आपको आज पहली वीडियो की तरफ लेकर आ रहा हूँ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम माजी के बारे में कैसे जानते हैं। हम कैसे जानते हैं कि डायनासोर्स लंबे लंबे बड़े बड़े होते थे और इंसानों को खाते थे, उनके 4 पाँव होते थे, कुछ के 2 पाँव होते थे। ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए क्योंकि ये स्पीशीज़ आज हमें नज़र नहीं आती है, एक्सटिंक्ट हो चुकी। आपका जवाब ये होगा कि जी हाँ, हमें उनके फॉसिल से पता चलता है, जो उनकी हड्डियां बच चुकी हैं, जो दबी हुई हैं ज़मीन के नीचे या महफूज हैं किसी भी इलाके में, उन्हें निकाल कर हम जोड़ते हैं और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जानवर कैसा होगा। ये वो तरीका है जिसके ज़रिए हम माजी को पढ़ रहे हैं। लेकिन बायोलॉजी में, बायोसाइंसेज में और केमिकल साइंसेज में आहिस्ता आहिस्ता एक जमूद का शिकार था। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये टॉप एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट के अल्फाज हैं। और उस जमूद की वजह एक मसला था और वो मसला था प्रोटीन के स्ट्रक्चर। हम इसकी तरफ बाद में आएंगे कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी कैसे मदद की। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये बात बताने जा रहा हूं। हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को अगर खोदा जाए तो आपको अंडों के छिलके बहुत जगह पर नजर आएंगे। ये छिलके हमें जगह जगह नजर आते हैं और साइंसदानों ने इन छिलकों को निकाला और उन्हें परखना शुरू कर दिया। तो हमें अंदाजा हुआ कि ये छिलके एक ऐसे अंडे के हैं जो कि ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग के साइज के परिंदा दे सकता है। इन परिंदों के एक्सटिंक्ट होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि ये परिंदे तो कम हो रहे थे, लेकिन इंसान मुसलसल इनके अंडों को खा रहा था, पका रहा था और उन्हें इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन आगे बढ़ नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर साइंसदानों के 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप ये कहता है कि ये अंडे एक ऐसे परिंदे के हैं जो शुतुरमुर्ग की तरह। मैं आपको यहाँ पर इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। इसे थंडर बर्ड कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। थंडरबर्ड की टांगें बड़ी बड़ी हैं, उसकी नेक बड़ी है और आपको उसका कद भी शुतुरमुर्ग के बराबर लग रहा है। ये परिंदा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, लेकिन आपका सवाल ये होगा कि हमें कैसे पता कि ये परिंदा एग्जिस्ट करता था। तो उसकी वजह ज़रा सोचिए, कैसे पता चला हमें ये परिंदा एग्जिस्ट करता है। उसकी वजह ये स्केलेटन है। हमें ऐसे स्केलेटन ऑस्ट्रेलिया में बहुत से मिले जिससे हमें अंदाज़ा हो गया कि एक ऐसा परिंदा जिसका नाम हमने थंडर बर्ड रखा है वो एग्जिस्ट करता था। उसके फॉसिल्स हमें मिल रहे थे। इसकी अगर आप नेक देखें, गर्दन देखें तो ये काफ़ी बड़ी है, शुतुरमुर्ग की तरह की है। ये उड़ता नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ ये हर जगह पर पाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक कंपैरिजन भी दे रहा हूँ शुतुरमुर्ग का और थंडरबर्ड का। लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट भी था साइंसदानों का, जो ये कहता था कि नहीं, ये थंडरबर्ड के अंडे नहीं हैं, बल्कि ये एक और परिंदे के अंडे हैं जिसे बुश टर्की कहा जाता है। बुश टर्की निस्बतन छोटा परिंदा है। अब आप देखें, इतना छोटा परिंदा है, लेकिन हम ये समझते हैं कि माजी में इसका साइज बड़ा था और ये इतने बड़े अंडे दे सकता है। लेकिन ये एक ऐसा कन्फ्लिक्ट है जो कि मुसलसल साइंसदानों के बीच में चल रहा था। अब जब हमारे पास 2 हाइपोथेसिस आते हैं, 2 मफरूज़े आते हैं साइंस में, एक मफरूज़ा ये कहता है कि ये पहले परिंदे के अंडे हैं और दूसरा मफरूज़ा ये कहता है कि ये दूसरे परिंदे के अंडे हैं, और इनमें एक बहस चल रही है और हमारे पास कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिससे हम कंक्लूजन की तरफ पहुंचें। तो साइंटिफिक मेथड ये कहता है कि आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर साइंटिफिक मेथड सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हर बंदे को पता चले कि हम एक सवाल पूछते हैं, फिर रिसर्च करते हैं, फिर मफरूज़े बनाते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट से उन्हें देखते हैं कि कौन से मफरूज़े ठीक है और कौन से मफरूज़े ठीक नहीं है। तो अब हमने एक्सपेरिमेंट करना था और उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना था, हमें एक ख़ास किस्म की
प्रोटीन को स्टडी करना था। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अगर हम जान लें तो हम उसके फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप उसके फंक्शन के बारे में जान सकते हैं, और इस इल्म को प्रोटियोमिक्स कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको उनके स्पेलिंग भी दिखा रहा हूँ। तो अब हमने इस फील्ड में जाना था, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं लाइफ की, तो लाइफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। इंसान के अंदर 20 अमाइनो एसिड्स हैं, और उन अमाइनो एसिड्स को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास बड़ी चेन्स बनती हैं, पेप्टाइड्स बनते हैं, और उन बड़ी चेन से हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। प्रोटीन हमारे सेल को बनाती है। तो हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। प्रोटीन के जाने बगैर हम जिंदगी को नहीं जान सकते, और यहीं पर आकर हम बुरे फंसे, क्योंकि हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता चल रहा था। यहाँ पर बायोसाइंसेस स्टक हुई है। जो बायोसाइंसेस जानते हैं वो समझते हैं इस बात को कि आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले हम यहाँ पर स्टक हो चुके थे, क्योंकि हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में जो टेक्नोलॉजी थी वो इस तरह की थी। क्रिस्टलोग्राफी जो हम करते थे वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती थी। तो अब हमने क्या किया, हमने इस अंडे से डीएनए लेने की कोशिश की, ताकि हम डीएनए के जरिए इस अंडे के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। लेकिन डीएनए वक्त के साथ साथ डिग्रेड होता है। अगर ये अंडा ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया निस्बतन गर्म मुल्क है, तो इसका डीएनए बड़ी जल्दी डिग्रेड हो गया, ख़त्म हो गया। इसलिए इन अंडों के छिलकों से, याद रखिए ये अंडा सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया गया है, हमें अंडे के छिलके मिले थे, तो उन छिलकों से हम डीएनए नहीं ले सकते। तो यहाँ पर डीएनए की कहानी तो ख़त्म होगी। अब हम क्या करें, हम क्या उन छिलकों से प्रोटीन्स ले सकते हैं? प्रोटीन निस्बतन डीएनए के मुकाबले में कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन रखती है। इंफॉर्मेशन ज़्यादा डेंस होती है प्रोटीन में। तो अगर आप एक अंदाजे के मुताबिक देखें तो 6 गुना ज़्यादा कम मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए होते हैं प्रोटीन में, ताकि हम वही इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकें। तो हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत इसलिए भी है कि वो छोटी होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, और ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव कर सकती हैं। तो हम बड़े आराम से प्रोटीन्स निकाल सकते हैं इन छिलकों में। और प्रोटीन का एक फ़ायदा ये भी है कि वो 10 गुना ज़्यादा वक्त जिंदा रह सकती है, यानी एक्टिव रह सकती हैं बनिस्बत डीएनए के। तो ये सारी चीज़ें प्रोटीन को बहुत ज़्यादा ख़ास बनाती है, और यही साइंसदानों ने किया। उन्होंने इन छिलकों से प्रोटीन्स ले ली, और प्रोटीन्स लेने के बाद उन्हें एक पजल के तौर पर रखना शुरू कर दिया, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर पजल दिखा रहा हूँ। और देखा जा रहा है कि ये प्रोटीन कहाँ पर फिट होंगी, और बाकी परिंदों की प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके साथ भी इसे कंपेयर किया जा रहा है, ताकि हम देख सकें ये किस फैमिली का जानवर है, किस फैमिली का बर्ड है। लेकिन जब साइंसदान ये काम कर रहे थे तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही थी। फिर उन्होंने एक और प्रोजेक्ट की तरफ रुजू किया, जो कि B10 के प्रोजेक्ट है, यानी 10,000 जीनोमिक सीक्वेंस किए गए बर्ड्स के। ये पूरा एक डेटाबेस है जिसमें 10,000 जीनोमिक सीक्वेंस बर्ड्स के हमारे पास मौजूद हैं, और उनके साथ इन प्रोटीन्स को मैच किया गया। वहाँ से मदद लेने की कोशिश की गई, और हमारे पास जो डेटाबेस था परिंदों का वो 363 था। तो उन 363 परिंदों के साथ भी इन्हें मैच करवाया गया, कि ताकि किसी के साथ अगर ये मैच कर जाती है तो हमें पता चल जाए कि ये इस फैमिली से, इस परिंदे का ताल्लुक था जो कि इन अंडों को दे रहा था। लेकिन यहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आए, क्योंकि प्रोटीन्स को उस तरीके से हम पढ़ नहीं सके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सके, और ना ही उसे मैप कर सके। तो यहाँ पर भी वही इशू है जो बायोसाइंसेस को पिछले कई दिहाइयों से आ रहा है, और स्टक हो गया काम। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा टूल आ चुका है जो कि पहले मौजूद नहीं था, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको लेकर चलता हूँ गूगल के एक सॉफ्टवेयर की तरफ, जिसे डीप माइंड अल्फा फोल्ड कहते हैं। अल्फा फोल्ड के बारे में मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन इसका काम यह है कि ये प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करता है, और इस वक्त तक ये 200 मिलियन प्रेडिक्शंस कर चुका है। अल्फा फोल्ड को इस प्रोजेक्ट में लाया गया, और उससे प्रोटीन्स के वो सारे नमूने दिए गए, और अल्फा फोल्ड की मदद ली गई। तो अल्फा फोल्ड ने चंद मिनटों में, ये साइंटिस्ट का कहना है कि चंद मिनटों में बता दिया कि ये एग थंडरबर्ड का है, उस फैमिली से ताल्लुक रखता है। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जो एक्सटिंक्ट प्रोटीन्स हैं उनके जरिए उनको मॉडल किया गया, उनको प्रिडिक्ट किया गया, और उनके जरिए हमने डेटा हासिल किया। अब यहाँ पर एक नए चैप्टर का आगाज होता है बायोसाइंसेस में, क्योंकि बायोसाइंसेस में प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स
ना होने की वजह से इस पर पूरे लोग पीएचडी करते हैं। एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर अगर आप एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो ये पूरी पीएचडी का थीसिस है। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पर फंस चुके थे। लेकिन अल्फाफोल्ड ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि वो कितनी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को इस वक्त एस्टिमेट कर चुका है, प्रेडिक्ट कर चुका है। लेकिन अब बायोसाइंसेज में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हमने एक्सटिंक्ट जो ख़त्म हो चुके हैं जानवर, उनकी प्रोटीन को भी मॉडल किया है और उसके ज़रिए बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन ली है। तो ये एक बहुत बड़े इल्म के शहर का आगाज़ है, क्योंकि अब इस शहर में हमने दाखिल होना है। हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के साथ ना सिर्फ बीमारियों की तरफ जाना है, हमने इंसानों की एडवांसमेंट की तरफ भी जाना है, हमने अपने आप को बेहतर भी करना है, हमने हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना है और हमने फ्यूचर में भी जाना है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर की जो प्रेडिक्शंस हैं अल्फाफोल्ड की, वो एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू है, जिसे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बायोसाइंसेस को एक नई ज़िंदगी दी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि अल्फाफोल्ड ने और क्या क्या काम किए हैं बायोसाइंसेस में, ताकि हम अपने आप को अप टू डेट रख सकें और हमें अंदाज़ा हो कि बायोसाइंसेस में भी एक नई ज़िंदगी आने जा रही है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।